हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग लगातार मैथमेटिक्स के फंडामेंटल कंसेप्ट्स पर बात करते चले आ रहे हैं। आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे हैं, इंटरेस्ट भी निश्चित रूप से आप लोगों को आ रहा होगा। देखिए, आज हम जो बात करने वाले हैं वो है कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपने एकदम से आपको सुनते ही दिमाग में आ गया होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम मैथमेटिक्स की लगभग सभी ब्रांचेज में किसी न किसी रूप में काम में लेते हैं, चाहे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ें या हम कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस या मैथमेटिक्स की कोई और ब्रांच। कोऑर्डिनेट फ्रेम और कोऑर्डिनेट सिस्टम की इंपॉर्टेंस कितनी है ये तो आप लोग जानते ही हैं। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कोऑर्डिनेट फ्रेम पर ही डिस्कस करेंगे। निर्देशांक प्रणाली, तो पहली बात तो यही आ जाती है कि भाई ये कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। आप कहेंगे सर इसमें क्या है, हमें पता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम से तो हम सारा ही काम कर रहे हैं। तो पहले ये तो पता है, पर ये भी तो पता हो कि ये क्यों होता है, क्यों बनाया गया, मैथमेटिशियंस ने कोऑर्डिनेट सिस्टम क्यों बनाया, व्हाई, पता होना चाहिए। लेट्स सी, हम ऐसी ही छोटी छोटी जानकारियों के साथ आगे बढ़ते चलेंगे तो निश्चित रूप से मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट भी आने लगेगा, कॉन्फिडेंस भी बढ़ने लगेगा और कुछ डिफरेंस फील होने लगेगा। थोड़े समय बाद ही आप कुछ डिफरेंस फील करेंगे। तो मैं अब टॉपिक पर आता हूं। देखो, हम 2D ज्योमेट्री से बात करते हैं। 2D ज्योमेट्री, द्विविम ज्यामिति। द्विविम, द्विविम का पूरा मतलब होता है द्विविमा, जहां पर विमा दो है, जहां पर डायमेंशन 2 है, जहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम में लिए गए हैं। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल काम में लेने पड़े, क्यों का जवाब हमें ऐसे ही मिलेगा। जब हम ऐसा सोचेंगे ना कि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्या वजह थी, दो ही क्यों लेने पड़े, एक से क्यों नहीं काम चला, ऐसे जब आप सोच करके पढ़ोगे तो फिर आप देखो आपके अंदर का जो एक छिपा हुआ साइंटिस्ट होता है, हर स्टूडेंट के अंदर एक साइंटिस्ट छिपा हुआ होता है, साइकोलॉजी कहती है। बस उसकी जिज्ञासाएं जो है उन्हें दबा दिया जाता है बचपन में। नहीं, उन जिज्ञासाओं को बाहर आने दें, अपने साइंटिस्ट को बाहर निकालें और हर चीज पर, हर बात पर क्यों मार्क करके डिस्कस करना शुरू करें। मैं पढ़ाते समय पूरी कोशिश करता हूं कि हर जगह पर मैं खुद क्यों डेवलप करूं और क्यों का जवाब दूं। लेट्स सी, हम यही करने वाले हैं। यहां जो भी कुछ करना था 2D ज्योमेट्री की अगर हम बात करें तो वहां बात थी पॉइंट की, तो हम इसी को 2D प्लेन मान लेते हैं कि ये मेरे पास 2D प्लेन है। इस प्लेन पर एक मेरे पास पॉइंट है, फटाफट समझते जाते हैं, बहुत सीधी सी बात है। ये पॉइंट है। अब आवश्यकता थी कि भाई ये पॉइंट है तो गणित की अपनी एक भाषा होती है, लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज इस तरह से होती है कि वो यूनिवर्सल लैंग्वेज बन जाती है। हमें इस पॉइंट की पोजीशन को इस तरह से फिक्स करना था, हमें इस पॉइंट की पोजीशन को इस तरह से बताना था ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये यूनिवर्सल पोजीशन कोई भी उसी जगह पर मार्क करे जहां पर हमने बताया है, राइट। इसके लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया गया। उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग उस पॉइंट को कहीं भी कोई भी मार्क करे, दुनिया के किसी भी देश के अंदर वो उसी जगह पर मार्क होगा। यूनिकनेस, अद्वितीयता लाने के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये यहां से इधर है, यहां से इधर है। इधर उधर का कोई अर्थ नहीं होता गणित के अंदर। गणित की भाषा नहीं है इधर उधर। गणित की भाषा मैथमेटिकल होती है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज होती है, राइट। उसी का निर्माण करने के लिए हमने क्या किया, इस पॉइंट की पोजीशन को एक फ्रेम के अंदर निर्धारित किया, फ्रेम बनाया जहां पर हम कह सकें कि इस फ्रेम के लिए ये पॉइंट इस जगह पर है, फिक्स है। व्हाट आई वांट टू से, मैं क्या कहना चाहता हूं, देखिए सपोज करें मुझे इस पॉइंट की पोजीशन चाहिए। अब मेरे पास क्या तरीके थे, मैं एक बिंदु मान लेता और इस पॉइंट को फिक्स पॉइंट बोल देता, ओ बोल देता, रेफरेंस पॉइंट बोल देता कि भाई हम अगर पोजीशन बताना चाहते हैं तो कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए। पोजीशन तो हमेशा रेफरेंस से ही बताई जाएगी, राइट। तो अगर मैं इस पॉइंट को मान लेता तो मैं यहां से इसके डिस्टेंस नाप सकता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि ये 10 सेंटीमीटर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर है और मैं यह बोल दूं कि जो पॉइंट मैंने मार्क किया है वो इस ओ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो
ये जो पॉइंट है ये यूनिक नहीं रहेगा। हो सकता है हम में से कोई स्टूडेंट यहाँ 10 सेंटीमीटर मार्क कर दे और कोई दूसरा स्टूडेंट यहाँ 10 सेंटीमीटर मार्क कर दे। 10 सेंटीमीटर तो यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। आप जानते हैं, आप तो काफी मैच्योर हैं, सर्किल की सर्कमफ्रेंस पर सब जगह पर 10 सेंटीमीटर ही मिल जाएगा। इसलिए केवल ये डिस्टेंस बताना यूनिकनेस नहीं लेकर के आता। तो फिर दूसरा तरीका बनाया गया कि चलो ठीक है, यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, इस लाइन से डिस्टेंस नाप लो। तो इस लाइन से डिस्टेंस नाप ली गई। इस लाइन से जब हमने डिस्टेंस मेजर की, ये नापा हमने इस डिस्टेंस को, फॉर एग्जांपल मैं मान लूं कि ये जो पॉइंट था ये P पॉइंट है और इस P पॉइंट में ये डिस्टेंस मुझे सपोज करें कि कुछ 7 सेंटीमीटर मिल रही है फॉर एग्जांपल। तो मैं ये कह सकता हूं कि P पॉइंट इस लाइन से, इस लाइन को मैं फिक्स लाइन बोल दूंगा और इस लाइन से 7 सेंटीमीटर की हाइट पर है। लेकिन तब भी यूनिकनेस नहीं रहेगी, तब भी यूनिकनेस नहीं रहेगी। आप मेरी बात समझ गए हैं? क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि 7 सेंटीमीटर की हाइट पर तो यहाँ बहुत सारे पॉइंट होंगे, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, इस लाइन के पैरेलल। तो फिर हमें क्या करना है? इस पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करने के लिए हमें फिर से एक और लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, जो लाइन इस लाइन से इंडिपेंडेंट हो, इस लाइन से स्वतंत्र हो। स्वतंत्र का क्या मतलब है? अर्थात वो लाइन इस लाइन से डिस्टर्ब ना हो। साधारण भाषा में समझा रहा हूं आपको, मैथमेटिक्स की भाषा में इंडिपेंडेंट के बहुत अर्थ हैं, हम पढ़ेंगे, हम मैथ्स में आगे बढ़ते जाएंगे तो सब कुछ सीखेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसी लाइन जो इससे डिस्टर्ब ना हो। हमने यहां पर 90 डिग्री पर एक और लाइन ड्रॉ कर दी, राइट। ये इस तरीके से दो लाइन्स हमें मिल गई। अब हमने कहा कि इधर से 7 सेंटीमीटर था और फिर इधर से भी डिस्टेंस नाप ली, तो हम मान लेते हैं कि ये 8 सेंटीमीटर है, राइट। ये जो 8 सेंटीमीटर है, अब आप पाएंगे कि जो पॉइंट है वो पॉइंट स्टेबल हो गया है, फिक्स हो गया है, उसकी स्थिति निश्चित हो गई है, निर्धारित हो गई है। तो उसकी स्थिति को ही हम x, y बोलते हैं। यही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, यही हम पढ़ते आए हैं और इसी में हमने सारा काम किया है। वेरी क्लियर? यहां तक पूरी बात समझ में आ जाती है। अब कार्टेशियन सिस्टम पर तो आपने सब कुछ सीखा हुआ है। मैंने तो आपको ऐसे ही एक हल्की सी जानकारी देने की कोशिश की कि ये दो एक्सिस हमने क्यों मानी है, और इंडिपेंडेंट का हल्का सा मीनिंग और मैं आपको समझा देता हूं। देखो, जब हमने इसकी इक्वेशन निकाली, आपको ध्यान है एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 निकलती है। y इज इक्वल टू 0 अर्थात वहां पर y कोऑर्डिनेट डिस्टर्ब नहीं करता, y का मान 0, यानी कि y कोऑर्डिनेट उस लाइन को पर कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये होती है इंडिपेंडेंसी। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0 है, y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 है। कथन है ये सब। x एक्सिस की इक्वेशन y बराबर 0 है, अर्थात x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट की वैल्यू सदैव 0 है। ये कथन है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज जब समझ जाते हैं तो मैथमेटिक्स बड़ी आसान और बड़ी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर है। मैं थोड़ा इसको आगे बढ़ाता हूं। ये तो एक सिस्टम था, कार्टेशियन सिस्टम, लेकिन धीरे धीरे ये पाया गया, हम ये जानते हैं कि जो मैथमेटिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस हैं, डिफरेंट टॉपिक्स हैं, वो सब एक दूसरे के अंदर इंटरडिसिप्लिनरी एक दूसरे के टॉपिक्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। जैसे बीजगणित, अलजेब्रा की हेल्प हम ट्रिग्नोमेट्री में ले सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प हम अलजेब्रा में ले सकते हैं। ओके, अलजेब्रिक इक्वेशंस हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सॉल्व करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प कोऑर्डिनेट में भी आ जाती है। ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से कई बार हम इंटीग्रेशन को आसान बना लेते हैं। आपको कुछ बात समझ में आ रही है मेरी? तो ये होता है इंटरडिसिप्लिनरी यूज करना, अलग अलग ब्रांचेज, अलग अलग टॉपिक्स का एक दूसरे के अंदर प्रयोग करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की संभावना को बढ़ाना, क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के तरीके बनाना। इसी बात को ध्यान में रखकर इसी काम को करने के लिए, कौन सा काम? P की पोजीशन को फिक्स करने के लिए एक और तरीका बनाया गया। वो तरीका कहलाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। वो तरीका कैसे बनाया गया? यही काम करेंगे हम, बस तरीका बदल जाएगा। पहला काम ये किया गया कि ये पॉइंट है, P है, यहां पर एक सरल रेखा ड्रॉ कर दी गई। इसे OX नाम हम दे दें। अब ये जो O है,
ओ को आप पी से मिलाइए, डायरेक्ट आप ओ को पी से मिलाएंगे इस तरीके से, यहां पर कोई ना कोई डिस्टेंस आएगी, मैं इस डिस्टेंस को आर नाम दे देता हूं, राइट। ये जो आर डिस्टेंस है ये ओ से डिस्टेंस है, ओके। अब मैं आपसे कहूं कि ओ से डिस्टेंस आर इस पी को यूनिक बना देगी क्या, क्या ये अद्वितीय हो जाएगा? तो आपका जवाब आएगा सर अद्वितीय कैसे हो जाएगा, आर डिस्टेंस तो चारों तरफ मिलेगी, यहां पर सर्किल बना दो तो सारी डिस्टेंस आर ही आएगी, हम तो जानते हैं। तो फिर क्या किया गया, यूनिक बनाने के लिए इस ओपी लाइन का एंगल मेजर कर लिया गया, एंगल किससे, ओ एक्स से, एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर कर लिया गया, इस एंगल को हम थीटा नाम दे दें। अब आप पाएंगे कि यूनिकनेस आ चुकी है। मैं आपसे कहूं कि मुझे ओ एक्स से थीटा एंगल बनाते हुए ओ पॉइंट से आर दूरी पर एक पॉइंट मार्क करना है, विचार करो यूनिक आएगा क्योंकि थीटा एंगल पर ये लाइन फिक्स हो जाएगी, ये पूरी लाइन यहां से लेकर इन्फानाइट तक आपको थीटा एंगल ही देगी। लेकिन उसमें मैं कहूं कि मुझे आर दूरी पर पॉइंट चाहिए, दो चीजें शामिल हो गई, पॉइंट यूनिक हो गया, पॉइंट अद्वितीय हो गया। अकेला आर यूनिक नहीं कर सकता, अकेला थीटा यूनिक नहीं कर सकता, क्योंकि अकेले थीटा को रिप्रेजेंट करने के इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस लाइन पर इधर मिलेंगे, राइट। और अकेले आर को रिप्रेजेंट करने के भी इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं जो इस सर्किल की परिधि पर, सर्कमफ्रेंस पर हमें मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आई। तो हमने यहां पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डेवलप किया जिसमें आर लिखा और थीटा लिखा। आराम से मेरी बात को समझते जाइए। अब कंपेयर कीजिए, इसके अंदर ये जो डिस्टेंस थी ये x थी, ये जो डिस्टेंस थी ये y थी, इसी से ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट बना था। ध्यान रहे इन दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये कार्टेशियन सिस्टम है, ये पोलर सिस्टम है। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर जो दोनों आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं, इसके जो दोनों कंपोनेंट्स हैं x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट, इन दोनों की यूनिट समान है। यूनिट समझ गए हैं आप, इकाई। अगर आप सेंटीमीटर में नाप रहे हैं तो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ये मीटर में नाप रहे हैं तो ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में। बात क्लियर होनी चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो आपके दिमाग में शायद रही हो या नहीं रही हो, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा। इस पर आते हैं, यहां आप पाएंगे कि जो दो कंपोनेंट्स हैं दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, निश्चित रूप से अलग है, क्योंकि आर जो है वो तो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस की यूनिट अलग होती है, और थीटा जो है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोणीय विस्थापन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगल को जब आप नापते हैं तो उसकी यूनिट अलग होती है, डिग्री में होगी या रेडियन में होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ गई है। ये है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हमें इस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेटेड कुछ जानकारियां और जुटा लेनी चाहिए। कार्टेशियन सिस्टम तो हमें बहुत अच्छे से आता है, पोलर सिस्टम को भी हम बहुत अच्छे से समझ लें ताकि जब कभी भी हमें ज़रूरत पड़े तो हमें कोई समस्या ना रहे, हमारे ब्रेन को फील होता रहे और हम आराम से काम करते चले जाएं। लेट्स सी, इससे रिलेटेड कुछ हम जानकारियां जुटाते हैं। देखिए यहां पर जो पॉइंट ओ लिया गया है, इस ओ पॉइंट को कहा जाता है पोल, जिसे हम कार्टेशियन सिस्टम में मूल बिंदु बोलते थे, ओरिजिन बोलते थे, उसे हम यहां बोलते हैं पोल या ध्रुव। वेरी क्लियर। कार्टेशियन सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस होती थी, उसे आप यहां ये जो एक्स हमने लिखा है इसे आप बोलेंगे इनिशियल लाइन, ये नाम दिए गए हैं, प्रारंभिक रेखा। ओके, इसी तरह से ये जो थीटा है, इस थीटा को हम बोलेंगे वेक्टोरियल एंगल। ये थीटा वेक्टोरियल एंगल है। ध्रुवांतर कोण या सदिश कोण। ओके, ये जो आर है, आर इसे कहा जाता है त्रिज्य सदिश, रेडियस वेक्टर। मैंने यहां पर डायग्राम पर ये चीजें शो कर दी हैं। अब हम चाहें तो इन्हें मार्क भी कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज, ओ हमारे पास क्या है, पोल है, हिंदी में इसे ध्रुव कहेंगे।
सेकंड अगर हम मार्क करें OX, ये इनिशियल लाइन है, प्रारंभिक रेखा या आरंभिक रेखा, एक ही बात है। OP is the radius vector, जनरली इसे हम R के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे, त्रिज्य सदिश। O से P की तरफ इसे वेक्टर की तरह से भी ट्रीट किया जाएगा, कभी कभी हमें जरूरत पड़ने पर इसे वेक्टर की तरह से ट्रीट करेंगे, तो हम O से P की तरफ इसे काउंट करेंगे। फर्दर देखिए, थीटा इज कॉल्ड वेक्टोरियल एंगल, जिसे हम सदिश कोण कह सकते हैं या ध्रुवांतर कोण भी कह सकते हैं। राइट, ये जो हमने OP यहां लिखा है, जिसे हम R कह रहे हैं, जिसे हम त्रिज्य सदिश कह रहे हैं, इसका एक और नाम हिंदी में है ध्रुवांतर। तो ये OP ध्रुवांतर हो गई है, और OP का जो OX से एंगल बन रहा है वो एंगल वेक्टोरियल एंगल हो गया है। ये ध्यान रखना है कि जो थीटा आप लें, थीटा इज एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज आपको लेना है, ये हम ध्यान रखें। वामावर्त, तो ये कुछ जानकारियां हैं जो मैंने आपको इस निर्देश तंत्र से रिलेटेड, इस फ्रेम से रिलेटेड दी है। इस फ्रेम के अंदर भी हम पॉइंट की पोजीशन को फिक्स करके पॉइंट की स्टडी कर सकते हैं। यहां तक की बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग दोनों फ्रेम्स को बहुत अच्छे से सीख गए हैं। अब बारी है यह सीखने की कि दोनों फ्रेम्स के कोऑर्डिनेट्स में आपस में क्या रिलेशन है। साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि किसी कर्व की इक्वेशन को कार्टेशियन फ्रेम के अंदर यदि बनाया गया हो तो उसे पोलर फॉर्म के अंदर कैसे हमें कन्वर्ट करना है। इन दोनों बातों के लिए वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।